जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो संविधान में इतने संशोधन कर देगी, अपने जजमेंट के ज़रिए संविधान में इतने संशोधन कर देगी कि संविधान आरक्षण आपका कुछ बेमोल रह जाएगा। ये पूरी तरह से आपको तोड़-मरोड़ के खत्म करना जा रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन ही नहीं है इस केस को एंटरटेन करने का। फैसला तो बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन किया, सुप्रीम कोर्ट ने यही संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया। जुरिसडिक्शन होता है भाई, संसद में हमारे खिलाफ पारित हो जाए, हमें मंजूर है। संसद बोल दे कि शेड्यूल कास्ट समुदाय की वर्तमान की आधी जातियां शेड्यूल कास्ट से बाहर रह जाएंगी, हमें स्वीकार है। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद हम उस सरकार को बदल सकते हैं, जिस सरकार ने ऐसा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया तो प्रेसिडेंट बन गया, पूर्व निर्णय का सिद्धांत बन गया, वो तो नहीं चेंज होगा। अच्छा, इन्होंने छोटा-मोटा बेंच भी नहीं, 7 जजों के बेंच से इसको मतलब किया है। अब हम 9 बेंच का जज 9 जजों का बेंच खोजे तब हो पाएगा। हमारे पास एक ही तरीका है। सबसे पहले हम लोग इस पर कानून नहीं, पहले अध्यादेश की डिमांड करें। सबसे पहले इस पर अध्यादेश आना चाहिए। अध्यादेश के बाद चूंकि 6 महीने के अंदर में पारित कराना होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने कम्युनिटी के जो तमाम लीडर्स हैं और अपने कम्युनिटी के नहीं हो, इनफैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट से पूरा अपील करें कि वो जो है इसको बहुत सीरियसली ले और बाकायदा जो है इस पे संविधान संशोधन कानून लाए और पूरी तरह से मेंशन कर दिया जाए कि एससी एसटी कम्युनिटी को पूरी तरह से मतलब किसी भी रूप में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा उनका दिमाग कम काम करता है, उनका आईक्यू लेवल कम है, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो एकदम क्लियर लिखना चाहिए कि इसका सब क्लासिफिकेशन संभव नहीं है। हमारे साथी सही बोल रहे थे कि अगर मतलब सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो पाएगा, यानी सदन से ही हो पाएगा। बट बड़ा सवाल ये है कि ये करेंगे नहीं ना। कई जगहों पे उन्होंने कर दिया है काम, जैसे कर्नाटक में उन्होंने करना शुरू कर दिया, आंध्र प्रदेश में करना शुरू कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सॉरी ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात बहुत क्लियरली हम लोग को समझना पड़ेगा, और वो चीज ये है कि ये जिस तरह से जजमेंट पारित किया गया है और इस जजमेंट को लेकर के जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो तमाम है इसमें जो इंडिया अलायंस के सारी पार्टियां, अभी आप देखिए बीजेपी के कोई लीडर तो खुल के नहीं बोल रहा होगा, लेकिन इंडिया अलायंस के सारी पार्टी को खुल के बोलना शुरू कर दिए हैं कि वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इंडिया अलायंस के लोग दलितों को दरअसल मुर्दा समाज मान के बैठ चुके हैं। उनको पता है दलित समाज इतना बेवकूफ समाज है, इनको बस इतना बोल दो संविधान खतरे में, दलित समाज अपने आपको वोट दे देगा इनको। तो ये आपको बथुआ मजदूर बना लिए हैं, आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब ये दलितों की जिम्मेदारी है कि अपने आइडेंटिटी को प्रोक्लेम कर रहे हैं, नहीं तो भाई साहब गुलाम तो ठीक है, गुलामी तो आ ही रही है, क्या ही बोल सकते हैं ना, मेंटली रूप से तो आप खत्म हो ही रहे हो। बाकी इसका एक और काट है निरंजन भाई कि हम लोग चूंकि हमारे लोगों के अधिकार छीनने की बात हो रही है, ये बहुत अच्छा समय है कि हमारे लोग अब कन्वर्जन की बात करना शुरू करें, बहुत क्लियरली धम्मा कन्वर्ट करना शुरू करें ब्रदर। अब और इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं करोगे भाई, उनके हिंदू राष्ट्र रियल चीज पर प्रेशर नहीं करोगे, कुछ नहीं, विचारधारा गई तेल लेने सीधा भाई साहब। अगर अम्बेडकराइट वही जो बुद्धिस्ट है, मतलब उसका कोई तीसरा मार्ग नहीं, जो क्रिश्चियन है वो अम्बेडकराइट नहीं है भाई, ठीक है, वो इज्जत करता अपनी जगह है, पर वो चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर कोई नॉर्मल व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व है। बोधिसत्व की दुनिया के हर मुल्क में, हर देशों में जो बुद्धिस्ट कंट्री वहां पूजा होती है। बोधिसत्व का मतलब है बुद्ध बनने के रास्ते पे चल चुके होते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी हस्ती है। तो हम लोग अपने लीडर्स को, अपने मुक्तिदाता को सिर्फ जो है सोशल लीडर बना के, पॉलिटिकल लीडर बना के सीमित न करें। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे धर्म गुरु हैं, तो हम सभी लोग जब तक धम्मा को एक्सेप्ट करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम आउटरीच नहीं क्रिएट कर पाएंगे। धम्मा में कन्वर्ट करना, धम्मा को प्रोक्लेम करना और धम्मा को प्रीच करना, प्रोपेगेट करना, ये भी आपके प्रोटेस्ट का एक पैमाना है, तरीका है। जी, आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। एक नए स्पीकर आए थे, उन्होंने माइक रिक्वेस्ट दिया था। नवनीत कुमार जी, बोलिए, आपने मैसेज डाला था नीचे, क्या बात करना चाहते हैं? मुद्दा रखिए अपना। जी, सर सम्मानित साथियों को जय भीम। मुद्दा तो काफ़ी गंभीर हो गया है, विशेष करके ये जो एससी-एसटी रिजर्वेशन का डिवाइडेशन आ गया है, फिर क्रीमी लेयर इस पे लगेगा, सब चीज़ आएगा। ये तो बहुत मतलब कि क्या बोले, तो अजीब ही टाइप का। कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि रोहिणी आयोग का अभी आएगा फैसला, उसमें जो है कि डिवाइडेशन होगा, तब तक एससी में ही हो गया। सवाल ये है कि क्या एससी की जातियाँ, मतलब कि कुछ जातियों को छोड़कर ज़्यादातर जातियाँ, मुझे तो लगता है इसका स्वागत ही करें। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अब मिलेगा, कि हमको नहीं मिला तो जिन जातियों को मिला उनको जो है कि ना मिले, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो निचले स्तर पे देखा जाता है, विशेषकर गाँव देहात में, तो उसमें क्या है कि सबसे जो नीची कास्ट समझा जाता है, वो दलितों में एक पर्टिकुलर कास्ट को समझा जाता है, भले ही वो कितना भी करो,
दूसरी भी जातियाँ जो दलितों की है ना, वो उनको नीचा ही समझती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या में क्या एकता हो पाएगी? क्या ये जो जजमेंट आया है, वो लोग भी विरोध करेंगे? क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि उस समाज का भी कोई, हाँ, एक प्रकार से समझे कि अभी जो चिराग पासवान ने उन्होंने विरोध किया है, लेकिन क्या वो समुदाय जो है कि खड़ा होगा, अभी सब देखना वाली बात है। तो सूरज भाई, इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा बताएँ आप, क्या बाकी अन्य समुदाय जो एससी में आती हैं, मैं खुल के बोलूँगा कि मतलब कि जैसे जाट और चमार और जो जिनको इस कैटेगरी का है, जो विशेष करके बौद्धिस्ट है, उनको छोड़कर और जातियाँ क्या इसके विरोध में आएँगी या वो नहीं आएँगी? थोड़ा बताइए सूरज भाई। देखिए एक चीज समझिएगा कि जो जातियां शेड्यूल कास्ट, खास करके जो अम्बेडकराइट कास्ट है, मतलब अम्बेडकराइट कास्ट थोड़ा सा गलत वर्ड है, मतलब इसको आप अम्बेडकराइट कास्ट की तरह से मत लीजिएगा। मतलब अम्बेडकराइट विचारधारा को जो कास्ट स्पेसिफिक फॉलो करती हैं और उस वैचारिकी पे ज्यादा चलती हैं, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बारे में न तो कोई रिसर्च, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किसी रिसर्च पेपर के बुनियाद पर दिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किसी कमेटी के बुनियाद पर किया होता, क्या केंद्र सरकार ने इस पे जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाई? भाई कुछ नहीं हुआ ना। ये जो जजमेंट आया है दरअसल वो उनके माइंड का फर्मेंटेशन है। मतलब ऐसे अगर आप उसे बुद्धिस्ट लैंग्वेज समझिए, धम्मा के लैंग्वेज में, तो मन का जो विकार है, तो जातिवादी जजों के जो मन का विकार है, उन्होंने अपने मन के विकार से प्रभावित होकर के ऐसा फैसला लिया है। तो पहली बात तो इस फैसले का खुल के हमको विरोध करना है। जिन शेड्यूल कास्ट समुदाय की कोई जाति आपको ऐसा मिल रहा है जो सोशल मीडिया पे आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हो, एंटी कास्ट मूवमेंट को चलाता हो, वो इस कानून का समर्थन कर रहा है, इस फैसले का समर्थन कर रहा है, आपको कोई मिल रहा है? ग्राउंड पे भी इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। एक्चुअली मैं बार बार बोला ना, ये सिर्फ 2 जगह कंसर्न था और वो कंसर्न बहुत इजीली स्टेट से टैकल हो सकता था। चाहे वो क्या नाम है कि आंध्र प्रदेश के मदीगा कम्युनिटी की बात रही हो, या फिर जो है पंजाब के मतलब जो सिख हैं, जो सिखिज्म में बिलीव करने वाले हिंदुइज्म में बिलीव करने वाले जो दलित हैं, स्पेशली 2 ही कैटेगरी है, तो उनका कंसर्न है। बाकी ये कोई, लेकिन इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट, अभी 7 जजों का बेंच, आप सोचिए ना कितना खाली सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। 7 जजों का बेंच बना करके बकायदा जजमेंट दिया है। और तो इससे पता चलता है कि बहुत प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया है, बहुत प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया है। और जब तक हम सरकार पे प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि एक बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो हो रहा था हो गया, अब जजमेंट आ गया है, वो रूल करेगा। ठीक, अब एक चीज समझना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, स्पेशली जो रिजर्वेशन है, वो दरअसल इसे निगेटिव राइट्स बोलते हैं लॉ के सेंस में। निगेटिव राइट्स का मतलब होता है कि स्टेट मतलब रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं रोकती है। जैसे आप लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आता है निगेटिव राइट्स, तो उसका स्टार्टिंग आप पढ़ते हैं ना, स्टेट शैल नॉट प्रिवेंट, उसके बाद शुरू होता है, मतलब स्टेट को नहीं रोकेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट, इस टाइप का शुरू होता है। तो ये निगेटिव राइट्स है। लेकिन ये है कि ये स्टेट इसको इंप्लीमेंट कर सकता है और करेगा। कर्नाटक सरकार ने बोल दिया ना, वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस लॉ, दिस जजमेंट, तो कर्नाटक सरकार ने बोल दिया है। ये बड़ा बात, उसको चैलेंज किया जाएगा, तमाम चीजों का, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ये लागू होना शुरू हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल आपके मूवमेंट का है, सवाल आपकी यूनिटी का है। अगर इन्होंने किसी रिसर्च बेस का हवाला दिया होता, किसी रिसर्च पेपर का हवाला दिया होता, यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया होता कि आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी बना करके उसको 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में इसका रिपोर्ट दे, रिपोर्ट के बाद इसको एनालाइज किया जाए, उसके बाद पूरा जो है पूरे देश भर में शेड्यूल कास्ट समुदाय के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें आप सहमति बनाई जाए, उनके विचार समझा जाए, उसके बाद कोई कानून पाया जाए, तब हमें समझ में आता। उसके बाद जब बोलता है भाई क्या नाम है कि क्रिमिनल लागू होगा, तब भी समझ में आता है ना। यहाँ पर इंटेंशन ही पूरी तरह से बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है वहां पे, और जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप गवाही को मतलब उसमें शामिल करना ही अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह था। उस व्यक्ति का माइंडसेट हम सभी बहुत पहले से जानते हैं। और दलित समाज में प्रॉब्लम रही है, जैसे आप सवर्णा देखिए, सवर्णा जब पढ़ लिख लेता है, सवर्णा प्रोग्रेसिव लीडर्स होते हैं, तो वो दलित कम्युनिटी पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उस पर रिसर्च लिखते हैं, और फिर दलितों की पीड़ा वेदना के बारे में दलितों का पक्ष लेकर के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोग्रेसिव बनना है, ताकि वो फैनेटिक न कहे जाए। दलित क्या कहना, दलित उल्टा है, मतलब सर के पैर खड़ा होता है। दलित जब पढ़ लिख लेगा
तो वो अपने ही कम्युनिटी के खिलाफ लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसे सवर्णा के नजर में प्रोग्रेसिव बनना है। तो सवर्ण पढ़ लिख लेगा तो दलितों के नजर में प्रोग्रेसिव बनने के लिए दलितों के पक्ष की बात करेगा, दलित पढ़ लिख लेगा तो सवर्णों के नजर में प्रोग्रेसिव बनने के लिए दलित के खिलाफ बात करेगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से चल रही है। सूरज जी, मेरे ख्याल से इसको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि अब देखिए सालों से पास बैठने नहीं दिया, अब थोड़ी इज्जत मिल रही है तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि जाएगा ही, ठीक है। तो इस तरह जो जेनरिक माइंडसेट है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि दलितों का उल्टा है, ये है कि इतने सालों से पास बैठने नहीं दिया, जो है कि भावना है, थोड़ा सा अगर आप उसको हाथ बटाओगे, लड्डू दोगे, थोड़ा सा तो लग जाएगा, ह्यूमन नेचर है। तो वो चीज है इसमें, वो चीज जाएगी कब? जब हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हुई, जब वो हमारे दलित भाई को लगेगा कि नहीं हम लोग भी है, बिलोंगिंगनेस है, यहाँ 30% लोग बैठे हुए हैं अच्छे खासे, तो वो चीज करना जरूरी है। जब तक वो है कि भावना नहीं जाएगी, जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर नहीं निकल के आता है, और वो आएगी यूनिटी से, और उसी को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। हाँ, मैं ये इस बात को मानता हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जो है कि मतलब एलिट क्लास का अपना एक अलग लेयर बनने लगता है। लेकिन अभी इतना एलिट क्लास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में नहीं पैदा हो चुका है कि पूरी तरह से लेयर चेंज हो जाए। ये जो चल रहा है दरअसल पूरी तरह से चमचे ही है। जैसे ह्यूमन टेंडेंसी तक सीमित करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, ये चमचागिरी चल रही है। अब ये जो गवाही कर रहा है ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, ये चमचागिरी है। पर इसका कोई और वर्ड नहीं है, सबसे अच्छा बेस्ट वर्ड है चमचागिरी। नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा था। हाँ। तो हमारे लोगों में पहली बात तो जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हमारे लोगों में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। हमारे लोगों में जैसे आप लोग स्पेस रख रहे हैं, ऐसे आप लोग कल भी स्पेस रखिए, 2-3 दिन स्पेस रखिए। हमारे जो लिसनर्स हैं वो लोग जो है इस स्पेस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस बातों को शेयर करें और इस स्पेस पे क्या सीख पाए वो समझे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है, जो होस्ट है, को-होस्ट है, स्पीकर्स हैं, लिसनर्स हैं, जिनको भी आप समझ में आता है, आप लोग टैग करके, ट्वीट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आई थिंक सभी का डीएम वगैरह खुला होगा, तो एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा आप सभी लोग कर सकते हैं। वीडियोज इस पे बनाना जरूरी है। कल मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर। मेरे चैनल का नाम है सूरज कुमार बौद्ध। कल मैं इस पे अपलोड करूंगा एक वीडियो बना करके। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको बता सकूं कि किस तरह से पूरा जजमेंट जो है पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के यूनिटी को ही खत्म करने वाला है। अच्छा, इस कानून से और किसी का फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 100 से कम जितने सीटें पोस्ट निकलने वाले हैं जो तमाम पदों पर, उन सभी पदों पर ब्रदर नॉट फाउंड सुटेबल वाली बहुत बड़ी संख्या बढ़ने जा रही है। क्योंकि पहला लेयर क्या होगा, क्रीमी लेयर का, उसमें फिट नहीं बैठेंगे। दूसरा लेयर क्या पड़ेगा, वो उनके मतलब उनका जो कट मार्क्स बनाएंगे उसमें साबित नहीं, उसमें नहीं जा पाएंगे, तो उसको पूरी तरह से ये नॉट फाउंड सुटेबल करार देकर उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसको बिल्कुल इससे रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप देखिए कि जो ओबीसी का डिवाइडेशन की बात थी, तो रोहिणी आयोग बनाया गया 2018 में, ही कमीशन जो अपना रिपोर्ट दे दिया 4-6 साल बीत गया, तो उसको क्यों नहीं पास किया जाएगा? अचानक ऐसा क्या हुआ कि एससी/एसटी डिवाइडेशन कर दिया गया? और मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया है वो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा हाथ था। इंडिया गठबंधन इतना फेंका संविधान को लिए, इतना फेंका कि उसने पूरे समाज को तहस-नहस कर दिया। समाज पहुंच गया संविधान में चढ़ने, और अंत में संविधान ऐसा बचा कि अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ही एक सरकार बन के बैठी हुई है। एससी/एसटी के ऊपर जितना कुछ है वही पास कर रही है। भाई सरकार को ये पास कर रही है। ये जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है, ये बीमारी भाई साहब अमेरिका तक फैल गई है। अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो बोल रही है कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो संविधान बदल देगा, इसलिए हमें वोट दो। कमला हैरिस ये बोल रही स्टेटमेंट दे रही है। ये वायरस वर्ल्ड वाइड फैलेगा, ये एकदम बीमारी है भाई साहब, एकदम जैसे वामपंथी बीमारी है ना, एकदम उसी तरह टाइप का बीमारी है। दलित इस बीमारी से नहीं निकलेगा। दलित में बता रहा हूँ एकदम मानसिक गुलाम हो जाएगा, एकदम बैल बुद्धि हो जाएगा। दलित सिर्फ दलित बिछाने लायक बचेगा बस। पहली बार मुझे इतना गंदा वर्ड बोलना पड़ा दलित समाज के लिए, क्योंकि दलित समाज में लोग ना कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारते हैं। दलित समाज में कुल्हाड़ी मतलब क्या, हमने पैरों पर कुल्हाड़ी इतनी बुरी तरह से मारा है कि पूछिए मत। दलित समाज में अपने आप को एकदम उसे नहीं कहता कि बहुत खुशी से अपने आप को वोट देना किसने, दलित बिछाने के लिए, गुलाम बनने के लिए। दलितों ने चुना है, मतलब दलितों ने बाय चॉइस इस गुलामी को एक्सेप्ट किया है, इस फैसले को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि ये जो जजमेंट है, जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग इस जजमेंट का स्वागत कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का महासचिव, बड़ा नेता, सांसद अखिलेश यादव बकायदा बोल रहा है कि ये तो समाजवाद की जीत है। कर्नाटक का सीएम, कांग्रेस का सीएम, कांग्रेस का डिप्टी सीएम बोल रहा है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करेंगे स्टेट में।
तो ये बहुत डरावना है ब्रदर, ये बहुत डरावना है, क्योंकि वो खुल के खेल रहे हैं, वो 3-5 मिनट के खोल रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं। अब दलित समाज में जो तमाम रतनलाल जैसे चमचे हैं, इन लोगों ने जो पूरा माहौल बनाया था बीएसपी के अगेंस्ट में, और क्या नाम है, वंचित बहुजन आघाड़ी के अगेंस्ट में जो तमाम महाराष्ट्र के इंटेलेक्चुअल्स ने माहौल बनाया था, जो तमाम पार्टियों में चमचाई कर रहे हैं, अब उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि अब तुम्हारे आका कहाँ हैं? तब तो आप बहुत मतलब बीजेपी को हराने के नाम पे काम कर रहे थे, आप कहाँ हैं? ये भाई साहब जिस तरह से मणिपुर में दंगा भड़काए थे, उसी तरह से पूरे पैन इंडिया समाज के लोगों को मानसिक रूप से बढ़ा करके, क्योंकि दलित समाज तो हिंसा करने नहीं जा रहा है, बहुत वैचारिक समाज है, भगवान बुद्ध का अनुयायी है, लेकिन ये बहुत क्लियर है, उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि दलित कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसमें सिर्फ वही नहीं है, सुमित चौहान हो गया, मीना कोतवाल हो गई, ये सब थे ना उस समय। अभी सबकी बुद्धि खुल गई है, सब जो ही बोल रहे हैं, सब बचा रहे, उस समय संविधान बचा रहे थे, रोजगार लगा रहे थे। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश अम्बेडकर कभी वहाँ पे और यहाँ पे बेंच कर रहे थे, तो सब ये था कि भाई पूरी टीम है, संविधान बचा लो, बचा नहीं तो अभी ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे लोग क्या है। तो चमचे, अच्छा सूरज भाई, चमचागिरी जो है ना एकदम जमीनी स्तर पर नीचे तक फैल गई है, ये तो मैं देख रहा हूँ। अभी हम लोग अपने गाँव में थे, तो वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ प्रोग्राम लगाया गया, तो एक और संगठन बना है ये टीचरों का, वो सब जो है कि हिंदू कोड बिल का बात कर रहे थे, और जितने मंच में बैठे थे कोई ऐसा नहीं था जिसने 3 या 2 या 2 शादी न किया। तो ये तो स्थिति है, और हिंदू कोड बिल की बात समझा रहे थे। उस ये जो चंद्रशेखर की पार्टी आस्था में, इसी तरह से उसका भी नाम है आवाज का, हाँ मुझे याद आ गया, तो उसका जो मुसाफिर है मेन है अध्यक्ष, उसने 3 साल के आप लोग इसको सरल भाषा में समझिए, आप लोग इसको बहुत सरल भाषा में समझिए। ये पूरा जो चुनाव था वो यूट्यूब द्वारा नियंत्रित था, वीडियोस के द्वारा नियंत्रित था। हम लोगों की गलतफहमी थी और कि हम लोग उसको जो है अपने लेखों के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से टैकल करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल नहीं है। जब तक इस समय अम्बेडकराइट ग्रुप यूट्यूब पर नहीं आएगा, ये लोग इसी तरह से आपको उल्लू बनाते रहेंगे, क्योंकि जो बहुजन, सबसे पहले इस देश से बहुजन मीडिया के चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए, ये एक तरफा बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों ने जितनी मक्कारी की, पुतराइट ग्रुप जो नए नए लड़के हैं, जो उनको लाया जाए, न भी चलेगा, जैसे हमारे लोग ट्विटर पे वीडियो अपलोड करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, यही काम अगर यूट्यूब पर भी करना चाहिए। यूट्यूब भी एकदम ट्विटर की तरह, फेसबुक की तरह सोशल मीडिया का एक यूनिट है ना। जरूरी नहीं कि यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज हो, पैसा ही कमाए, बट वहां भी हमारे लोगों को एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। वहां क्योंकि वीडियो विजुअल्स लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, उसमें नैरेटिव पास होते हैं। वीडियो विजुअल्स व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लंबे समय तक ट्रांसफर हो सकते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। लोगों के पास टाइम कम है आज वो पोस्ट नहीं देखना चाहते भाई साहब, वो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वो रील्स देखते हैं। तो हमारे लोग कैसा कोशिश करें इस पूरे इंसिडेंट को कैसे लोगों तक जागरूक करें, इस पे हमारी ज्यादा फोकस होनी चाहिए। अभी ठीक है, चमचा वमचा जो कुछ है चलो ठीक है, सब कुछ तो है, बट अभी फिलहाल जो जजमेंट आया है ये कैसे शेड्यूल कास्ट यूनिटी को खत्म करने जा रहा है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए, इससे हमारे लोगों को जागरूक करना चाहिए, और हर कम्युनिटी को अपने विश्वास में लेना चाहिए कि यार ये हमारे यूनिटी को खत्म करने की बात है, किसी को स्पेशल राइट देने की बात नहीं है। अगर स्पेशल राइट देने की बात है तो भाई संसद से पारित हो, संविधान द्वारा जो नियम कानून है उससे पारित हो, संसद से पारित हो। हमें संसद द्वारा पारित हुए हर फैसले का सम्मान करेंगे हम। अगर हम सरकार से असहमत होंगे तो हम 5 साल बाद सरकार बदल सकते हैं, लेकिन जजमेंट को आप नहीं बदल सकते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके जजमेंट दिया है, ये पूरी तरह से जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जुरिस्डिक्शन को खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। कायदे से देखा जाए कि जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट करना चाहिए, महाभियोग आना चाहिए, ये अपमान किए हैं संविधान का। अच्छा, होस्ट महोदय वहाँ पे बोल रहा हूँ, हाँ उनको आप लोग थोड़ा माइक दे दीजिए, वो कुछ बात करना चाहते हैं, इनका चैनल नए स्पीकर आए हैं अंकिता आर बोल के, उनको बात करने का मौका देते हैं। अंकिता जी, आपने बात रखी है मुद्दे पे। आपको आवाज आ रही है अंकिता आर? हॅलो निरंजन, आवाज येतो का माझा? हेलो, मैं अपने पॉइंट तक पहुंचता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ जी, जैसे कि सूरज जी बोल रहे थे, जय भीम साथियों,
कि इस कम्युनिटी इस ये ब्लैक डे जो आज SC/ST के लिए ब्लैक डे जो है, हम लोग इसको खुशियाँ तो नहीं, बहुत ही दुख है हमें जो आया है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि हमको इससे फायदा किसी भी विद इन कम्युनिटी नहीं होना है। हम सोशली तो सेकंड क्लास सिटीजन ही रहेंगे हमेशा, वो लीगली आपको फर्स्ट क्लास सिटीजन बना सकते हैं। अब इसका एग्जांपल अब क्या बोलते हैं ये सवर्ण, क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट था, रिजर्वेशन था, जैसे SC में जाट और ST में मीना। तो इसका हमने कहा ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास सिटीजन सांथाल कम्युनिटी से अपनी प्रेसिडेंट को बनाया, उसका कितने लोगों ने स्वागत किया, कितने सवर्णों ने स्वागत किया? भाई उनको मंदिर में जाने से रोक रहे हो, वो मीना को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी से है, वो आप उनको मंदिर में जाने से रोक रहे हो। कहने को फर्स्ट क्लास सिटीजन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, पर है सोशली आज भी सेकंड क्लास सिटीजन। तो हमको ये मैसेज देना पड़ेगा समाज में, इससे फायदा ये सिर्फ बिखेरने का, डिवाइड एंड रूल करने का वो है ऑर्डर, इससे फायदा किसी का नहीं होना है समाज में। तो सूरज जी की बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बहुत ही, यही मुझे बोलना था। बाकी थैंक यू। जय भीम। मैं एक और छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि ठीक है, हम हर स्तर पर इसका विरोध तो कर ही रहे हैं, ज़्यादातर अम्बेडकरवादी तो इसके खिलाफ ही लग रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टीज में से अभी तक सिर्फ पासवान साहब की पार्टी ने इसको ऑफिशियली अपोज किया है, और कुछ हद तक प्रकाश अम्बेडकर साहब ने इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं नेगेटिव साइड में, लेकिन मायावती जी ने अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर कुछ अगेंस्ट बोला नहीं है। तो यहाँ पर हमको जरूरी है कि मायावती जी को भी मजबूर करें कि इसके खिलाफ मुखर होकर बात करें। मेरे ख्याल से बदनामी का वेट करना चाहिए, वो कोई जजमेंट पास हो जाए तो ऐसी तुरंत नहीं दे देती है अपना कोई बात, वो वेट करती है। और एक कल बहुत मुश्किल होगा, तो परसों तक इस पर आप लोगों को एक पूरी तरह से प्रश्न उठाया जाएगी। ऐसी बात नहीं, वो तुरंत अब अखिलेश यादव तक थोड़ी है कि साल समाचार रोज देती है, ऐसा नहीं होता ना। नहीं वैल्यू होगा तो अपने वैल्यू के साथ जो बात रखनी है, जिसका का वजन कुछ बात निकले वो तक जाए। ये सेना लीडर जिन दोनों हाउसेस में कांग्रेस है, तो पहले कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए, लोगों को बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया है, वो इसके सपोर्ट में है। हाँ तो हो गया ना फिर। कांग्रेस ने ले लिया, CPI ने ले लिया है, समाजवादी पार्टी ने ले लिया है, इन सब पार्टियों ने पूरी खुल के दिल के साथ शिद्दत के साथ स्वागत किया है, और जो बाकी उन्होंने विरोध किया। पूरा इंडिया अलायंस ने अपना स्टैंड ले लिया, वो संविधान के खिलाफ। मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने अपना स्टैंड खुल के नहीं लिखा तो पढ़िए ना। आप कहिए मैं DMK का मैनिफेस्टो आपको भेज दूं, आप कहिए मैं आपको RSP का मैनिफेस्टो दूं। 2012 में मुलायम सिंह यादव थे, बगैर स्टेटमेंट दिए, मुलायम सिंह यादव ने बगैर जो मैनिफेस्टो 2012 पार्टी ने इस बात को बोला था। तो सबका स्टैंड बहुत क्लियर है, पूरे इंडिया अलायंस का स्टैंड बहुत क्लियर है। इंडिया अलायंस नहीं, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल बन के घूमते हैं उन सबका स्टैंड क्लियर है। कई बार आपके वो स्टैंड होता है, कई बार CPI की स्टैंड होती है। तो सेकुलर लिबरल जितना पूरा घूम रहे ना, तो वीश कुमार, अभिसार शर्मा, आरफा खान, सबका स्टैंड क्लियर है, सबका पूरे सेकुलर लिबरल। इनको ये को बोल दो 1 घंटा पूरा चल गया, तो सबका स्टैंड क्लियर है ब्रदर। उसमें कोई 3 मार्क्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपकी चिंता करनी है। हेलो हेलो, मेरी आवाज जी हम बोले। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जो हमारे SC/ST समाज के जो लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं इस जजमेंट को लेकर। तो जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोग हैं, जो अम्बेडकर राइट्स हैं, उनके ही कंधों पे जिम्मेदारी बनती कि उनको जो है अवेयर किया जाए। ये जो BJP के इशारों पर SC/ST वर्ग के आरक्षण को और इनको आपस में जो बांटने की बात की जा रही है इस जजमेंट के द्वारा, और इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं भविष्य में, ये उनको बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है
उससे अवगत कराने की जरूरत है। और जैसे कि अभी सूरज कुमार जी हैं, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो मंचों के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों में आउटरीच पैदा करें। 15 अगस्त तक या जो भी एक टाइमलाइन रखें, और जो हमारे नेता हैं जो आजकल इसका स्वागत कर रहे हैं बहुत ही बढ़ चढ़कर, उन्हें मजबूर किया जाए कि वो लोग भी विरोध करें इसका, और बीजेपी भी जो है इसका विरोध करें लोगों का आउटरीच देखकर। जो बहन जी हैं हमारी बीएसपी, वो भी कुछ बोलेंगी, हमें पूरा भरोसा है बहुत जल्दी इस विषय पर। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, समाजवादियों का इसका स्वागत करने का पीछे एक व्यक्तिगत पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। जाटव कभी समाजवादियों को वोट नहीं करेंगे, न करें। और पता है इनका क्षेत्र यूपी है, तो सीधा सीधा उनका पॉलिटिकल अटैक है और कुछ नहीं है। इनको कोई चिंता नहीं है कि शेड्यूल कास्ट समाज टूट रहा है, या इनको अपने इलेक्शन जीतना है, बस। नहीं तो फिर लाल सलाम वालों ने भी स्वागत कर दिया है, कांग्रेस ने सब स्वागत कर दिया है। कुछ बचा थोड़ी है, तो जितने सब नए बचाने वाले थे सबने स्वागत कर दिया इस पार्टी का। तो अब बचा क्या? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी गौतम मान जो है कि बीजेपी वाली बात है कि बीजेपी के करने पे आया है। बीजेपी करने पे आया है तो उसने भी अभी तक तो हालांकि स्वागत नहीं किया, तो उसमें बीजेपी तो है ही, लेकिन ये सब पार्टियां तो छुट्टी नहीं हो रही है ना। जब ये खुद स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी स्वागत कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, लाल सलाम वाले भी कर रहे हैं, तो यानी कि सबका मिला जुला ये सोच था कि इस तरह एससी/एसटी में विभाजन हो, ऐसा लगता है देखने से। तो नहीं तो ये लोग क्यों स्वागत करते हैं? सुश्रुत बोल तो इसका हाथ वर है. अजनयवर्ती इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि रोहिणी कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी और जब ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन का जब मुद्दा आ जाएगा, तब समाजवादी पार्टी और ये सब लोगों का क्या स्टैंड रहेगा। तब तो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी इस सोशलिस्ट जो उनका जो आइडियोलॉजी है उसको बरकरार रखने के लिए इसके सपोर्ट में खड़ी रहने वाली है। जो है वो काफी सिलेक्टिव है। मंडल जी, एक ट्वीट आया है, तेलंगाना सेज विल बी फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट एससी कोटा सब क्लासिफिकेशन आफ्टर ऑर्डर। तेलंगाना इज कांग्रेस गवर्नमेंट। राहुल गांधी जी पहले होंगे इसको इंप्लीमेंट करने वाले। ऑर्डिनेंस लाके मैं पहले इंप्लीमेंट कर दूंगा, हम फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया इन लोगों ने, संविधान बचा लिया। संविधान को ये रक्षक है तो कौन लेगा? संविधान का निर्माता ही वही है, संविधान के रक्षक ही है, संविधान की वही कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, अभी आरक्षण खतरे में आएगा, फिर बचाने के लिए उनको फिर से चुन के देना पड़ेगा अगली बार, फिर वो आरक्षण बच जाएंगे। मुझे लगता है हमारे वकीलों ने बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लाने के लिए क्या किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन करके। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू पिटीशन डालकर ये जल्द से जल्द अगर इस पे स्टे आ जाए तो ये बिफोर द प्रोटेस्ट इटसेल्फ दिस कैन बी लीगली हैंडल्ड। बट ओनली जो हमारे बड़े-बड़े वकील लोग हैं वही इसके ऊपर काम कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर ये होगा। कपिल सिब्बल विरोध में आ जाएंगे खड़े लड़ने के लिए। पोजीशन इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज़ शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन बहुत क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो जो मापदंड भी है शेड्यूल कास्ट के वो काफी क्लियरली है। और इस आज के ऑब्जर्वेशंस काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वेशंस किए हैं, मित्तल के ऑब्जर्वेशंस तो काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वी जस्ट हैव टू टेक दिस अप वेरी स्ट्रांगली एंड स्टे ऑर्डर लाना मेरे ख्याल में डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तुरंत 9 बेंच जब बनेगा उसके ऊपर ये सब टल सकता है। मेरा मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हो पाएगा फिलहाल, तो वो 9 बेंच का जजेस नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो इतने खाली नहीं बैठे हमारे इसे सुनने के लिए, वो नहीं बनाएंगे।
स्टे तो आ सकता है ना सर, लेकिन रिव्यू पिटीशन डाल के जिसको फांसी करने का सुबह सर तो तुमने पांच ही बैठा दिया कौन करेगा, कौन स्टेट करेगा? सुनिए ना, पहले कौन स्टेट करेगा? स्टेट ने तो हमारे खिलाफ ही लड़ाई लड़ी है ना। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे आप देखिए, माननीय समिति स्टे कह रहा हूँ मैं, स्टे ऑर्डर तो आ ही सकता है, रिव्यू पिटीशन आ जाती है तो। नहीं करेंगे। मैं कारण बता रहा हूँ आपको, कारण बता रहा हूँ। ये संविधान का कोई अनुच्छेद है, तो संविधान का कोई अनुच्छेद हो तो वो भारत सरकार का कानून है। तो कोई भी सरकार होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, चूंकि वो सदन से पारित हुआ कानून है, तो सरकार हमेशा जो है उस कानून के बचाव के लिए लड़ाई लड़ती है कोर्ट में। इसमें उल्टा हुआ है। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने बिफोर कोर्ट ने पूरी तरह से सबमिट कर दिया कि हमें सब क्लासिफिकेशन से कोई इशू नहीं है। मतलब सदन द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा पारित हुए कानून का संघ सरकार ने खुद ही मतलब उसका बचाव नहीं किया। तो हमें कोई उम्मीद नहीं कोई स्टे वगैरह आने जा रहा है या रिव्यू पिटीशन को लोग एंटरटेन करेंगे। मेरा बस इतना कहना है कि क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल इशू है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली यूनियन गवर्नमेंट को इस बात के लिए बाध्य करें कि जल्द से जल्द जो है ये सरकार अध्यादेश लाए। सबसे पहले कानून बनेगा, स्टे आएगा, ये रिजेक्ट होगा, वो सब बात की चीजें। सबसे पहले हम अध्यादेश ऑर्डिनेंस पे बात करें कि अगर एक स्टेट में लागू हो जाएगा वो प्रेसिडेंस बन जाएगा तुरंत। अगर मान लीजिए तेलंगाना में लागू हुआ तो कर्नाटक के लिए प्रेसिडेंस बनेगा, वो पंजाब के लिए प्रेसिडेंस बन जाएगा। वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अभी सबसे पहले अगर मान लीजिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं तो तत्काल नहीं सुनेंगे, हमें उम्मीद ही नहीं को लोग सुनेंगे। तो बेहतर होगा कि हम लोग सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट को इस बात के लिए बात करें कि सबसे पहले जो है भाई तुम ऑर्डिनेंस लाओ, और हम अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात के लिए बात करें को अपना स्टैंड क्लियर करें। बीएसपी को भी इस बात पे हम लोग बात करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी इस मामले को टाइटली ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसके काम नहीं चलेगा। सूरज जी, इसमें फिर एक ही ऑप्शन बचता है बाध्य करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो अप्रैल की तरह, मतलब अभी वरना इतनी इजीली तो ये लोग सुनने वाले नहीं है। ब्रदर मुझे लगता है 2 अप्रैल वाला आउटरीच क्रिएट होने में अभी हमको वक्त लगेगा। अभी हम उतना जागरूकता लोगों में नहीं पैदा है हमारे। हम आप लोग समझदार हैं, हम लोग इसके लीगल वैल्यूज को समझ पा रहे हैं, और लोग समाज को लीगल वैल्यूज को नहीं समझ पाएंगे। अभी हमें कोशिश करनी चाहिए 1 हफ्ते तक हम लोग जम करके स्पेस करें, लिखें, वीडियोस बनाएं, और जितना हो सके अपने लोगों को सबसे पहले अवेयर करें और सामाजिक संगठनों को अवेयर करें, एटलीस्ट इसके बारे में जागरूक हो, कोई स्टैंड क्लियर करें, जिलाधिकारियों को ज्ञापन देना शुरू करें, कुछ तो पहले इनिशिएटिव हो। बट हमें अपने पॉलिटिकल पार्टीज को देखो बहुत, मतलब मैं बीएसपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र में सपोर्ट करता हूँ, बट टू बी वेरी क्लियर हमें अपने बहुजन लीडर से, अपने अनडिफाइड पार्टीज से, उनके लीडर से बहुत टाइटली क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप इस मसले को बहुत टाइटली स्टैंड लीजिए, बहुत टाइटली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से, प्रेस नोट से यार काम नहीं चलने वाला भाई, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ इसको टाइटली। मतलब मैं तो बहन जी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी से, अमित शाह जी से, किसी से भी आप मिलिए, तत्काल जो है आप अपील कीजिए कि ऑर्डिनेंस लाया जाए, क्योंकि ये इतना आसानी से अगर हम लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे तो आपकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह से आप इसके चाहे कुछ भी पीट पार पैट कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब ये केन पाके के साम दाम दंड कोई भी तरीका अप्लाई करो, लेकिन सबसे पहले ऑर्डिनेंस आना चाहिए। हमारा पहला एजेंडा ऑर्डिनेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक प्राइवेट सेक्टर में ऐसी नॉमिनेशन पे क्या कहा है, उस पे तो अभी तक बात कुछ हुई नहीं है इनकी। यहाँ मुझे कहना है प्राइवेट, किसी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी तक प्राइवेट सेक्टर में SC/ST रिजर्वेशन पे? वो नहीं गया है, वो रिजेक्ट कर दिया कई बार। इसके तो कई बार संविधान सभा में, मतलब साहब कांसीराम में बहुजन समाज पार्टी ने बकायदा संविधान सभा में लड़ाई लड़ी है आर्टिकल सिस्टम में अमेंडमेंट करने के लिए निजी क्षेत्रों में प्रमोशन या आरक्षण के लिए, लेकिन वो नहीं तो वो सिस्टम को फॉलो करते। तुम गीता का एग्जांपल देखे, SC/ST मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का एग्जांपल देखे, अवर्णा कमेटी, पंचमा कमेटी, नमो शूद्रा कमेटी, आउटकास्ट कमेटी को तुमने जो है शूद्रा मान करके तुमने उसको बैकवर्डनेस के ढांचे में ढाल दिया, और हम तुमको ब्राह्मणवादी भी ना बोलेंगे। तुम ब्राह्मणवादी ग्रंथ का एग्जांपल देके हमको हवाला दे रहे हो, तो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन। वी मस्ट क्रिएट आउट फॉर सबसे बड़ी आयरनी है कि जिसको हम न्याय का सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं वो आज इनजस्टिस कर रहा है हमारे लिए। आज हमारे लिए कोई न्याय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई इंटरनेशनल कुछ होता है, इंटरनेशनल इशू से कुछ हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखिए, कुछ समय पहले राजरत्न अम्बेडकर साहब ने एक नैरेटिव को चलाया हुआ था कि हम ईवीएम के मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएंगे, हालांकि पूरी तरह से झूठ था।
जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है उसका रूल 37 स्पेशली बोलता है कि दो देशों में जब कोई लड़ाई होती है दोनों देश एग्री होते हैं, मतलब बहुत 40 अगर एग्री होते हैं तभी उसको चैलेंज किया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में। तो इंटरनेशनल कोर्ट में कोई मसला नहीं है, रत्न अम्बेडकर साहब ने लंबे समय वो भी कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो दोनों स्टेट में भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, मतलब जब वो स्टेट एग्री रहते हैं तभी जो इंटरनेशनल मामला है, कोई मामला इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं, और इंटरनेशनल कोर्ट जैसा ऐसा कोई चीज होता नहीं है यार, वो दो देशों के बीच में सब कुछ हो जाता है। तो इसको कोई इंटरनेशनल आउटरीच क्रिएट कर सकते हैं, बट आप किससे करेंगे? वो अम्बेडकर इंटरनेशनल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन घूमता है, स्पेशली महाराष्ट्र के हमें बहुत सारे डेमोक्रेट साथी है, उन्होंने तो सीजीआई को सर पे चढ़ा के रखा है। सीजीआई को वो इतना मंच दे चुके हैं भाई साहब, वो इंटरनेशनल बाबा साहब अम्बेडकर के नाम वालों पे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल पे लेक्चरर हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर वगैरह हैं, उन्होंने सीजीआई को सर, उनको देश में कोई दलित नहीं मिला कि वो दलितों से मुख से बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान ले सके, किसी अम्बेडकराइट के मुख से, किसी आदिवासी के मुख से बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उनको एक ऊंची जाति के मुख से जय भीम सुनना था। तभी जो इंटरनेशनल जो विदेशी पढ़ रहे हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है दलित है, वो तब तक तृप्त नहीं होगा, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कोई ऊंची जाति का व्यक्ति लाइक सीजीआई, लाइक जस्टिस चंद्रचूड़ जब तक जय भीम नहीं बोलेगा तब तक उनको एकदम तृप्ति प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने सर पे चढ़ाया, अम्बेडकराइट लोगों ने भाई साहब इतना सर पे चढ़ाया जस्टिस सीजीआई को, पूछो मत, उसका सजा जब कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मंच किया था उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट एक स्टेटमेंट नहीं आया इन लोगों का। तो मक्कार है सारे सब लोग एकदम पूरी तरह से मेंटली फ्रैक्चर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं मेंटली फ्रैक्चर्ड, दिस पीपल आर मेंटली फ्रैक्चर्ड। इनको बस अपना एक लाइमलाइट बनाना है, जस्टिस के करीब रहना है और तमाम इंटरनेशनल मैगजीन्स में, टाइम मैगजीन में छोटा सा नाम पा जाना है, बस इतने से खुश हो जाना है, बस समाज के भाग में। जैसे पूरा इंडिया में वैसे इंटेलेक्चुअल लॉबी नहीं है, जितना प्रोफेसर लॉबी, इंटेलेक्चुअल लॉबी, टीचर्स लॉबी देख लो, ये आपको मिलेंगे। अब यूपी में सबसे पहला इनका क्रिटिसिज्म ये क्या कहेंगे, बसपा में सतीश मिश्रा है, पूरे मूवमेंट को खत्म कर दिया, ठीक। बाकी और किसी पार्टी ने मिश्रा ब्राह्मण क्यों करने लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। कहेंगे बसपा जो है मिसल से भटक चुकी है, इनको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जो है पूरा ब्राह्मण भारत छोड़ोगा मूवमेंट चला के बैठे, वो मिशन चला रहे हैं। तो ये आयरनी है, मतलब वो किसी और वैचारिक बात नहीं करेंगे, अच्छा मतभेद नहीं करेंगे, बकायदा गाली गलौज देंगे, आपको पूरी तरह से रिजेक्ट करेंगे। यही काम मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में बहुत सारे साथी करते हैं। तो हमारी कम्युनिटी के अपने ही इंटेलेक्चुअल्स ने अपने ही पार्टी को खत्म किया, ये बहुत बड़ा क्राइम है और उसी की सजा मैं भी डंकी चोट बोल रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी मजबूत होती, यूपी में बसपा मजबूत होती, मैं डंकी की चोट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट नहीं देती, अगर ऐसा जजमेंट दी होती 24 घंटे के अंदर अध्यादेश आ जाता। मैं डंकी की चोट बोल रहा हूँ इस चीज को। तो सूरज भाई डाउनफॉल हुआ कैसे, मतलब 90s के एकदम पीक पे उसके बाद ये हुआ कैसे? भाई ये संविधान बचाओ वाली बीमारी इतनी ज्यादा फैली ना, एक चीज मानना, इस देश के दलितों में बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा। उन्हें सच बताया ना, इस देश में जितना मतलब पूरे देश भर के, स्पेशली यूपी की अगर मैं बात करूं, आप लोग महाराष्ट्र के आप लोग जानते भी होंगे, यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी के दलितों ने एक तरफा चूंकि पूरा दलित लॉबी जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि उनके मन में बस है कि आपको इस देश का संविधान खतरे में है। और जिन लोगों ने वोट दिया बेसिकली उन्होंने संविधान का पहला पन्ना नहीं पढ़ा है, एक पन्ना नहीं पढ़ा है, सिर्फ इस बात के लिए उनको संविधान से भी कोई प्रेम नहीं है दलितों को। बेसिकली दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए हमारे समर्थन में है। और बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, इसलिए उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो संविधान बचाने में जो बीमारी है ना, ये पूरे मूवमेंट को खत्म कर दी है। और ये तो अच्छा, बीजेपी ने मौका भी दिया उनको, बीजेपी ने बोला 400 पार हमको आएंगे, तो इन लोगों ने नैरेटिव और क्रिएट कर दिया कि देखो बीजेपी 400 इसलिए लाना चाह रही है ताकि संविधान बदल सके। अब बीजेपी का गाइड कौन है, कितना बड़ा मूर्ख था 400 पार नारा देने वाला, अब तो क्या ही बोले। पर 400 पार नारा जिस दिन ये शब्द आया था, उसी दिन समझ गया था कि ये एकदम बकलोल लोग हैं। चूंकि इस देश में स्पेशली इतनी साक्षरता कम है, अगर बोला जाए कि भाई संविधान बदलना होगा तो 400 की क्या जरूरत है, वो तो 2/3 बहुमत काफी है ना, लेकिन फिर भी नैरेटिव फैलाया जाएगा। तो ये जो संविधान बचाने वाली बीमारी है, हमारे लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि संविधान संसद से नहीं बदलता है। संविधान जब भी बदलता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बदलता है या फिर एक्सटर्नल अटैक से बदलता है। संविधान संसद से किसी भी देश का नहीं बदलता है। मुझे एग्जांपल दीजिए ना, अमेरिका में कोई संविधान संसद से बदला है, ब्रिटेन में बदला है, किसने बदला है? यूरोपियन कंट्रीज, अब एक कंट्रीज का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो तब हुआ है जब बकायदा स्टेट ने, बकायदा वहाँ की पब्लिक ने इस बात से एग्री किया कि हम दूसरा संविधान लिखेंगे, मतलब बकायदा सहमति थी, ऑटोनॉमस सहमति थी सभी के बीच में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो संविधान को जो बदलने की बात की गई, दरअसल पूरी तरह मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉड था अगर देखा जाए। संविधान बदल देने का नारा दरअसल अपने आप में थ्रेट है
एकदम पूरी तरह से गलती सूरज है। भाई सूरज भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो संविधान बदलने का जो नैरेटिव है, ये जो बात है, ये सबसे पहले अम्बेडकराइट लोगों ने स्टार्ट किया था। बाद में इलेक्शन के 1-2 महीने पहले ये इंडिया अलायंस ने उठा लिया और उसको इवेंट बना दिया और लोगों के मन में डाल दिया। लेकिन ये हमने स्टार्ट किया था भाई, अम्बेडकराइट लोगों ने स्टार्ट किया था, संविधान खतरे में, संविधान बदल जाएगा, मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरएसएस बदल देंगे। तो इस तरह इसको कैसे टैकल किया जाए? यूट्यूबरों ने सबसे हमने पहले ये शुरू किया था, जो दलित यूट्यूबर है उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, वही पहले गाना गाया है। देखिए मैं बात एक ही समझिएगा, दलितों ने मतलब हेटर भाई, यार आपका नाम मुझे देने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं हेटर आपको कैसे बोलूं यार, यू आर लवर। आप ब्रदर हैं, तो मैं आपको ब्रदर बोल रहा हूँ। तो देखो ब्रदर, मतलब दलितों के मन में जब ये बात हुआ कि संविधान बदल देंगे, ये दलितों ने जो नैरेटिव किया था, इस देश के अम्बेडकराइट ग्रुप की एक गलती है, ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अम्बेडकराइट लोगों ने अम्बेडकराइट मूवमेंट को और बुद्धिज्म मूवमेंट को दरअसल हिंदू विरोध के नजर से देखा है पूरा। मैं अगर आप किसी भी एक रैंडम बुद्धिस्ट से मिल जाइए, वो रैंडम बुद्धिस्ट से मिल जाइए, उसके लिए बुद्धिज्म वही है हिंदू धर्म को एक्सपोज करना, हिंदू धर्म को गाली देना, और उसके बाद बोलेंगे जब तक अपने लोगों में सुधार नहीं लाएंगे, जागृति नहीं लाएंगे, तब तक वो कन्वर्जन नहीं करेंगे या बुद्धिज्म को नहीं अपनाएंगे। अम्बेडकराइट लोगों की ये गलती है कि अम्बेडकराइट लोगों ने अपराइजिंग के बजाय, अम्बेडकराइट लोगों ने अपने अपराइजिंग के बजाय जो है दूसरे को एक्सपोज करने में ज्यादा समय खत्म किया। वो बीजेपी आरएसएस को एक्सपोज करते करते यहाँ तक, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि दलितों ने सबसे पहले नैरेटिव शुरू किया था बीजेपी आएगी तो मनुस्मृति लागू कर देगी और संविधान खत्म कर देगी वगैरह, जबकि फैक्चुअली ये है कि दलितों का यार न तो मनुस्मृति से कोई लेना देना है, न तो वेद पुराण से कोई लेना देना है, न तो भागवत गीता रामायण से कोई लेना। दलित आउटकास्ट कम्युनिटी है, बहिष्कृत समाज है, अवर्णा कम्युनिटी है, हमें किसी हिंदू ग्रंथों से क्या मतलब। लेकिन दलित लोगों ने, अम्बेडकराइट लोगों ने, उनसे ये गलती हुई है जिसकी सजा हमारे लोगों को भोगनी पड़ रही है। और इसको बढ़ाने में चूंकि इस तरह के विवाद में, इस तरह से विवादित वीडियोस में ज्यादा लाइक्स आते हैं, ज्यादा क्या नाम फॉलोअर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, पैसे भी ज्यादा आते हैं, ये काम सबसे ज्यादा बहुजन यूट्यूबर्स ने किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर चलाए हैं। अब गाँव में लोग यूट्यूब देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो हम इस मिथक को कैसे तोड़ेंगे? हम इस मिथक को ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से नहीं तोड़ पाएंगे। हम इस मिथक को यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से तोड़ पाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमारे नए नए लड़के रहते हैं, यूट्यूब पे हमारे थोड़े सीनियर लोग हैं। अगर जब तक हम वीडियो विजुअल्स का सहारा नहीं लेंगे, यकीन मानिए हम लोग इस नैरेटिव को नहीं तोड़ पाएंगे। और ये नैरेटिव आने वाले समय में बहुत बड़ा बैकलैश करने जा रहा है कम्युनिटी के लिए, ब्लंडर होगा कम्युनिटी के लिए, इतना समझ लिया। तो संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव पूरी तरह से गलत है। इसको हमें किसी भी तरह से एक्सपोज करना होगा। और दलित यार बेसिकली कोशिश करें एससी एसटी वर्ग की लड़ाई तक सीमित रहे भाई। धरती की सारी समस्या जमीन आसमान दलित पलट देने का ठेका मत लेंगे। इतना दलित खाली बैठा है, इतना खाली बैठा है भाई, हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करने चला जा रहा है दलित, इतना खाली बैठा है दलित, फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है दलित। तो यार क्या ही बोले, मतलब वो प्रज्ञा नहीं है हमारे लोगों में। प्रज्ञा हमारे लोगों को, अभी मैं एक लोगों को देख रहा था, वो कहते हैं दलित समाज 5000 साल से गुलाम रहा है। मैं कह भगवान बुद्धा को महापरिनिर्वाण हो गया 2600 साल हुए हैं, तो कह रहा 5000 साल तक गुलाम रहे हैं। मतलब क्या ही बोला जाए। चूंकि क्या बामसेस यूनिवर्सिटी में मोहम्मद इस्लाम साहब ने जो फैला दिया वो चल रहा है अभी तक। अरे अब तो हमारे चंद्रशेखर भाई के भी कुछ सपोर्टर है जो कहते हैं कि इस्लाम और बौद्धिज्म भाई है, और हिंदू धर्म में मत पैदा हो गया, मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा मैंने देखा है। हाँ वो तो है, वोट्स के लिए उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन सूरज जी ने जो बात रखी है बिल्कुल सही है कि ये जो भाई वोट के लिए दोनों धर्म वो कर लोगे क्या? नहीं एक सेकंड, नहीं और सूरज जी ने जो बात कही ना यहाँ पे कि अम्बेडकराइट लोगों ने बुद्धिज्म को फैलाने से ज्यादा हिंदुइज्म को टारगेट करना पसंद किया। अरे बाबा साहब ने आपको अगर उस खाई से निकाला है, उस व्यवस्था से आपको दूर लेके आया है, और जिस पर्यायी व्यवस्था को आपको दिया है पैरेलल सिस्टम, जिसके मार्ग से आपने इतना विकास किया, उसको फैलाए, उसका प्रचार करे, उसका प्रसार करे, लेकिन नहीं, हम देंगे गाली उन्हीं को। तो इसी की वजह से हमारा जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, जो बैकवर्ड रही है कम्युनिटी अम्बेडकराइट, इसी की वजह से रही है, क्योंकि बुद्धिज्म स्प्रेड करने की वजह वी आर बिजी इन अब्यूजिंग द हिंदुइज्म एंड ऑल। और ये जो दूसरी बात है कि जय फिलिस्तीन बोलना या फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों को समर्थन देना, ये भी इसी से आता है जो दलित मुस्लिम भाईचारा की बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एज एन स्टॉन्च अम्बेडकराइट आप किसी भी धर्म के गलत चीजों को नहीं बढ़ावा दे सकते,
पॉलिटिकली वोट्स के लिए आप कुछ भी हो या कैसे भी हो, लेकिन एज एन अम्बेडकराइट आप गलत को गलत या सही को सही बोलने की उतनी आपकी हिम्मत होनी चाहिए, किसी भी धर्म के हो।